आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है आवेश के बारे में। यदि कोई एक आवेश हो तो उस एक आवेश का अपना विद्युत क्षेत्र होगा। यदि कोई एक आवेश है तो इसका अपना एक विद्युत क्षेत्र होगा, और इस विद्युत क्षेत्र में अगर कोई बिंदु हम ले लें और वह बिंदु इससे कुछ दूरी पर हो तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इन दोनों चीज़ों की गणना हमने कर ली है। यदि कोई आवेश है, सिंगल आवेश है, तो उसका अपना विद्युत क्षेत्र होगा। उस विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है और उस तीव्रता की गणना हम कर लेते हैं। अब हम एक ऐसे निकाय की कल्पना करते हैं, एक ऐसे सिस्टम की कल्पना करते हैं जिसमें एक ही नहीं बल्कि दो आवेश हैं। हमने एक ऐसा निकाय माना जिसमें एक नहीं दो आवेश हैं, और जितना एक पर प्लस आवेश है उतना ही दूसरे पर माइनस आवेश है। हमने क्या माना? हमने ऐसा निकाय की कल्पना कर रहे हैं कि जिसमें दो आवेश हैं, एक धन आवेश है और दूसरा ऋण आवेश है। धन आवेश पे जितना परिमाण है ऋण आवेश पर भी उतना ही परिमाण है। दोनों पर आवेश की मात्रा एक समान है। अब दूसरा क्या मानते हैं कि जो पहला आवेश है यानी धन आवेश और जो दूसरा ऋण आवेश, दोनों पे परिमाण तो समान हो गए। अब इनके बीच की दूरी की बात करते हैं। यह जो आवेश का निकाय हमने बनाया, इस आवेश के निकाय में यह दोनों आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित हों। यानी हम ऐसा निकाय बनाएं जिसमें बराबर किसमें? परिमाण में बराबर, परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश। मतलब एक आवेश परिमाण तो बराबर है, लेकिन एक पर धन आवेश है और दूसरे पर ऋण आवेश है। बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों। यानी यह जो यहाँ पे हम दूरी मान दिखा रहे हैं, किससे दिखा रहे हैं? 2l से दिखा रहे हैं। तो यह जो 2l दूरी है यह बहुत ही सूक्ष्म दूरी है। यानी यह दोनों आवेश प्लस q और माइनस q एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित हों, ऐसे निकाय की हम कल्पना कर रहे हैं। ऐसा निकाय जिसमें बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश, बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। ऐसा अगर कोई निकाय होगा तो उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। अब क्या ऐसा कोई निकाय है या ऐसा कोई निकाय बन सकता है जिसमें परिमाण समान लेकिन आवेश अलग अलग? ऐसा, और साथ में कंडीशन ये भी है कि ये बहुत दूर ना हो बल्कि बहुत पास में हो, इनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा ना हो। तो ऐसा अगर कोई हमें निकाय बनाना हो या इस निकाय की कल्पना करनी हो तो ऐसा कौन सा निकाय हो सकता है? यदि उदाहरण की बात करें तो शायद आपको पता हो HCl। HCl में क्या होता है? HCl कैसे बनता है? विद्युत संयोजक बंध से बनता है। तो विद्युत संयोजक बंध से बनेगा तो H क्या हो जाता है? प्लस, और Cl क्या होता है? माइनस। तो जब यह विद्युत संयोजक बंध बनेगा तो जितना H पर प्लस आवेश आएगा उतना ही Cl पर क्या होगा? माइनस आवेश होगा। और इन दोनों आवेशों, जो पहली कंडीशन थी वह पूरी हो गई, बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश। तो जो पहली कंडीशन थी वो पूरी हो गई, बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश। तो H पे प्लस और दूसरे पे माइनस। अब इसके बाद क्या है कि इन दोनों के बीच की दूरी कम हो। दूरी कम होने का मतलब क्या है? दूरी कम हो। अब यह परमाणु हैं, अगर परमाणु हैं तो काफ़ी पास पास होंगे, काफ़ी पास पास होंगे तो इनके बीच की दूरी भी क्या होगी? बहुत स्मॉल होगी। तो HCl यह जो है इसकी तुलना हम कर सकते हैं कि यह क्या बनाएगा? एक विद्युत द्विध्रुव बनाएगा। कैसे? क्योंकि H पर जितना धन आवेश उतना ही Cl पर ऋण आवेश, साथ ही इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी भी क्या है? बहुत ही कम है।
तो इस प्रकार का निकाय क्या बनाएगा? विद्युत द्विध्रुव बनाएगा। यानी विद्युत द्विध्रुव का एक उदाहरण क्या हो सकता है? HCl हो सकता है। तो इस प्रकार के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे या इस प्रकार का जो भी सिस्टम बनेगा, जो भी निकाय बनेगा, वह सब किसके अंतर्गत आएगा? वह सब क्या बनाएंगे? वह सब एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। ठीक है। अगर हम विद्युत द्विध्रुव को दिखाना चाहें तो ये हो गया हमारा +Q, ये हो गया -Q, इन दोनों के बीच की दूरी 2L। इस प्रकार का अगर कोई निकाय है तो वह कैसे, उसे क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव। अब मान लीजिए इसमें से हम कोई एक आवेश ले लें, कोई एक आवेश का परिमाण ले लें, चाहे +Q आवेश, क्योंकि परिमाण तो दोनों पे समान ही है। तो किसी एक का परिमाण ले लें, किसी एक का अगर हम परिमाण ले लेंगे तो परिमाण कितना होगा? Q होगा। और इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी हमने कितनी मानी है? 2L मानी है। तो इन दोनों के बीच की दूरी 2L और इन दोनों का गुणा कर दें। यानी किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण ले लें और दोनों आवेशों के बीच की दूरी ले लें और उन दोनों का हम गुणा कर दें। तो गुणा करने पर क्या मिलेगा? एक नई भौतिक राशि मिलेगी और उस नई भौतिक राशि को हम एक चिन्ह किससे दिखाते हैं? P से दिखाते हैं। यह P क्या है? विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो यह जो नई भौतिक राशि मिली, इस नई भौतिक राशि को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट। ठीक है। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को अगर हमें बताना हो परिभाषा के रूप में या उसके उसे डिफाइन करना हो तो किस ढंग से कर सकते हैं? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अगर इसको हम परिभाषा के रूप में बताएं तो क्या है कि दो आवेश, यह जो विद्युत द्विध्रुव के दो आवेश हैं, इन दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण यानी Q, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी 2L, इन दोनों का हमने क्या किया? गुणा कर दिया। गुणा करने पर जो भौतिक राशि मिली उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो अगर इसकी परिभाषा देना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मान लेते हैं सेम वही, आवेश अगर Q है तो कितना हो जाएगा? P = Q × 2L। अब मात्रक क्या होगा इसका? इसके अगर मात्रक पे आएँ तो मात्रक निकालने का हमने तरीका बताया है, एकदम सामान्य तरीका। P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, यह किससे बना है? Q से बना है। Q यानी आवेश, आवेश का मात्रक हमें पता है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। दूसरा 2L क्या है? दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो गया? कूलाम × मीटर, मात्रक हो गया। अब यह राशि कैसी है? तो अगर इसकी राशि पे आएँ तो यह राशि कैसी है? सदिश राशि है। यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। अगर यह सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी। अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा होगी। दिशा अगर होगी तो किधर से किधर होगी? तो यहाँ पे दिखाया गया है कि दिशा इसकी हम मानते हैं माइनस से प्लस की ओर। मतलब जो विद्युत द्विध्रुव का ऋण आवेश होगा उससे धन आवेश की ओर दिशा होती है किसकी? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। यानी यदि कोई विद्युत द्विध्रुव है तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा और उस द्विध्रुव आघूर्ण की गणना हम कर सकते हैं P = Q × 2L से। Q क्या है? आवेश की मात्रा, 2L क्या है? दूरी। सदिश राशि है तो डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन होगा माइनस से प्लस की ओर। ठीक है। अब अगर यह विद्युत द्विध्रुव है, अब मान लीजिए हम इस टॉपिक पे आ जाएं कि यह विद्युत द्विध्रुव है। अब एक आवेश के जगह दो आवेश हो गए, तो क्या इनका विद्युत क्षेत्र होगा? क्या इनके कारण इसके चारों ओर
विद्युत क्षेत्र होगा? बिल्कुल होगा। प्लस क्यू आवेश के कारण भी होगा, माइनस के कारण भी होगा। अगर किसी एक बिंदु पे लें तो प्लस के कारण भी होगा और माइनस के कारण भी होगा। यानी इस विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र होगा। अगर विद्युत क्षेत्र होगा तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाल सकते हैं। यानी विद्युत द्विध्रुव के चारों ओर जो उसका विद्युत क्षेत्र है, उसके विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसकी गणना भी हम कर सकते हैं। अब यदि हम गणना करना चाहें तो गणना करने की कितनी संभावनाएं उपस्थित हैं? तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यह हमारा विद्युत द्विध्रुव है, प्लस क्यू, एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया, दोनों पे समान आवेश हैं क्यू क्यू, इनके बीच की दूरी 2L। क्या करना है? अब इसके चारों जो विद्युत क्षेत्र है उसमें कोई बिंदु हम ले लें। यहाँ पे एक बिंदु हमने ले लिया P, और इस P बिंदु पर हमें तीव्रता निकालनी है। किसके कारण? इस निकाय यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो क्या होगा? अब यह बिंदु कहाँ है? इसी की सीधी रेखा में है, यानी इसी के अनुदिश है। जिस दिशा में द्विध्रुव की लंबाई है उसी दिशा में यह बिंदु भी स्थित है। तो इसे हम अनुदिश कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं? अनुदिश कहें, या इसी को नाम एक और देते हैं, वह क्या है? अक्षीय स्थिति। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम अगर निकाल रहे हैं तो वह बिंदु की स्थिति पर निर्भर करेगा। यहाँ पर जो हमने बिंदु लिया है वह चूँकि इसी के अनुदिश है, एक ही दिशा में है, तो इसे हम कहेंगे अक्षीय स्थिति। यानी इस स्थिति में जब तीव्रता निकालेंगे तो उसे हम नाम देंगे अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मान लीजिए दूसरी कंडीशन ले लें कि यह हमारा विद्युत द्विध्रुव है। अब पहली बार तो बिंदु हमने यहाँ लिया था, लेकिन अब हम बिंदु कहाँ ले लें? यहाँ पर ले लें। कोई बिंदु हमने P ले लिया। अब इस बिंदु P पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो E, तो अब यह रेखा इसके अक्ष की दिशा में नहीं है। अब यह इसके अक्ष की दिशा में नहीं है। अक्ष की दिशा में नहीं है तो इसे क्या कहेंगे? निरक्षीय। यानी जब बिंदु विद्युत द्विध्रुव के अक्ष की दिशा में होता है उस स्थिति में जब तीव्रता निकालेंगे तो उसे हम कहेंगे अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यदि अक्ष की दिशा में नहीं है, अक्ष से अलग है, तो उस स्थिति में जब हम तीव्रता निकालेंगे तो उसे कहेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर हम द्विध्रुव के कारण तीव्रता की गणना करेंगे तो उसमें दो पार्ट होंगे। एक हम अक्षीय स्थिति में निकालेंगे और दूसरा निरक्षीय स्थिति में निकालेंगे। तो इसके आगे नेक्स्ट में हम इन दोनों की तीव्रताओं की गणना करेंगे कि अक्षीय स्थिति में हम तीव्रता निकालेंगे तो निकालने का क्या तरीका होगा, कैसे हम प्राप्त करेंगे, और निरक्षीय स्थिति में जब हम तीव्रता निकालेंगे तो कैसे प्राप्त करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र।